बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के बाब नंबर 6 इक्विलिब्रिया के फर्स्ट तारुफ हम देखेंगे पहले, ठीक है। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे और साथ में ये मशक भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कीमियाई रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फराहम करते हैं और रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहता है जब तक सारे रिएक्टेंट्स या एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में तब्दील ना हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है या कीमियाई मसावात होती है, ठीक है। ये इस तरफ वाले जो बाएं तरफ वाले होते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये जो नई चीज़ें बनती हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और रिएक्शन तब तक जारी रहता है जब तक ये दोनों रिएक्टेंट्स ख़त्म ना हो जाएं या एक रिएक्टेंट्स ख़त्म ना हो जाए, यानी कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील ना हो जाए। मिसाल के तौर पर जैल में दर्ज रिएक्शन पानी में फौरी तौर पर वकूफ़ पज़ीर हो जाता है और प्रोडक्ट्स भी फ़ौरन बन जाते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाए तो फौरी तौर पर सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। ये जो Ag है ना ये सिल्वर का सिंबल होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाते हैं तो यकदम से ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और प्रोडक्ट्स जल्दी से बन जाते हैं। अगर रिएक्टेंट्स की मिकदारें कीमियाई इक्वेशन के मुताबिक ली जाएं तो रिएक्शन खत्म होने के बाद कोई भी रिएक्टेंट बाकी नहीं बचता, यानी कि जल्दी से ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और रिएक्टेंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कीमियाई इक्वेशन के मुताबिक लें, जितने रिएक्टेंट हमें जितने मोल चाहिए उतने ही हम लें, तो फिर कोई रिएक्टेंट नहीं बचेंगे, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। इस किस्म के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और ये सिर्फ आगे की तरफ वकूफ़ पज़ीर होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपने ना इरिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सिर्फ आगे की तरफ वकूफ़ पज़ीर होता है, यानी कि बाएं से दाएं ही जाता है, यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर ये वापस रिवर्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो इरिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स ना आए। तो इसकी सिमत सिर्फ आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ इसकी सिमत नहीं हो सकती, ये बात आपने याद रखनी है। और बाकी ये तारीफ अच्छी तरह समझ लें कि अगर रिएक्टेंट्स की मिकदारें हम कीमियाई इक्वेशन के मुताबिक लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर 1 मोल हम सोडियम, क्योंकि यहाँ पर 1 है, अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है, तो 1 मोल अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे और 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट 1 मोल बन जाएगा। तो रिएक्शन फौरी तौर पर मुकम्मल होगा और कोई भी रिएक्टेंट्स बाकी नहीं बचेंगे, क्योंकि हमने दोनों के 1-1 मोल लिए हुए थे और ये वापस नहीं आ सकेंगे, ठीक है। मुकम्मल हो जाएगा ना इस वजह से, और ये सिर्फ आगे की तरफ होगा, इस वजह से इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ताहम कीमियाई रिएक्शन की एक कसीर तादाद ऐसी है जो कभी भी मुकम्मल नहीं होते। अब कभी मुकम्मल क्यों नहीं होते वो देखते हैं। रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होने के दौरान इन्हीं कंडीशंस पर प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि पहले रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं, यानी कि रिवर्स आ जाते हैं। रिवर्स का मतलब वापस आना होता है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन दोनों सिमतों में, यानी आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी वकूफ़ पज़ीर होता है और दोनों के लिए कंडीशंस एक ही होती हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं। जैसे नीचे मिसाल देखें, ये रिवर्सिबल की है। रिएक्टेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर अमोनिया बनाएंगे, लेकिन इन्हीं कंडीशन यानी 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और आयरन कैटलिस्ट की ये Fe आयरन का सिंबल है, आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में अमोनिया वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो ये पहले फॉरवर्ड है और फिर ये रिवर्स भी आ जाएगी। तो ये दोनों सिमतों में रिएक्शन होता है, ठीक है, जो रिवर्सिबल होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ आई ना कि रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स बना देते हैं, वापस रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स भी रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे। तो ये दोनों सिमतें हुई ना। इस किस्म के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इसको एक ऐसे इशारे से जाहिर किया जाता है जिसमें 2 आधे सर वाले तीर के निशान 2 सिमतों को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर तो ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों रिएक्ट करेंगे। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 200 ATM प्रेशर हो और आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी हो तो 2 मोल्स अमोनिया के बन जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये ना आपने यहाँ तक तारीफ इसकी कहाँ से करें, यहाँ से कर लें, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक कर लें। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ होगी और इसमें कंप्लीट वजाहत भी शामिल हो जाएगी कि दोनों सिमतों में होते हैं और कैसे हम जाहिर करते हैं 2 आधे सर वाले तीरों से। देखिए आपको ये 2 तीर नज़र आ रहे हैं, एक ये ऊपर आधे सर ये आधा मतलब है और एक ये पीछे की तरफ है, नीचे आधा सर है। और ये दोनों सिमतों में चूंकि होते हैं ना, जो ऊपर वाला तीर है वो ये बता रहा है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नीचे वाला तीर है कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। इन 2 तीरों का ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट इसकी तारीफ कर लें रिवर्सिबल रिएक्शन की तो मजीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी देखिए इस रिएक्शन को मजीद थोड़ा समझ लें कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्ट किया, ठीक है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और 2 आधे सरों वाले तीरों से हम इसको जाहिर करेंगे। तो
इस ऊपर वाले तीर का मतलब है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा, कौन से प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर अमोनिया बनेगी NH3, ठीक है, अमोनिया NH3 है। अब इसको बैलेंस करने का भी सीख लें। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहाँ पर पहले 2 लगाऊंगा। अब नाइट्रोजन इधर भी 2 एक बार, इसका 1 है ना, यहाँ 2 एक बार 2 हो जाएगा, और इधर भी 2। चलें, हाइड्रोजन इधर देखें 2 3 बार 6, और इधर 2 है, तो इधर मुझे 3 लगाना पड़ेगा ना, 3 2 बार 6 करने के लिए। इधर 2 3 बार 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ आपने 3 लगा देना। अच्छा, बाकी ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, ये आधे सार वाला तीर होता है, ये रिवर्स के लिए होता है, ठीक है। ये तो ऊपर वाला फॉरवर्ड और नीचे वाला रिवर्स के लिए। तो इस तरह से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस का 1 मोल 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन के लिए मौजूद कंडीशंस 2 मोल्स अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, जो भी कंडीशंस मौजूद हैं, हमने देखा कि टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 200 ATM हो और आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी हो, वो कंडीशंस होती हैं। अच्छा, बाकी ये भी मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि इस रिएक्शन में आप देखो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 2 मोल्स अमोनिया गैस बनेगी। वो चीज़ उन्होंने आपको बताई हुई है, बैलेंस्ड या मतवाजन कीमियाई मसवाद से आपने इसको समझना होता है, ठीक है। अमोनिया गैस बनने के बाद तहलील होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती है और रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कभी मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाते हैं और रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली तीनों अशियां बैक वक्त रिएक्शन मिक्सचर में पाई जाती हैं। उसमें अमोनिया भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये 3 चीज़ें हमने देखी, वो तीनों एक वक्त में ही मौजूद रहती हैं, कोई चीज़ गायब नहीं होती, कोई चीज़ सारी खत्म नहीं होती, ठीक है। अगर तो रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा ना, ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। ताहम एक रिवर्सिबल रिएक्शन इस वक्त मुकम्मल हो जाता है जब प्रोडक्ट्स में से किसी एक को किसी तरह रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लिया जाए, या फिर रिएक्शन का एक प्रोडक्ट लाजमी तौर पर गैस हो और वो बनते ही बैरूनी हवा में जज़ब हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर खुले बर्तन में हम करेंगे और जो कोई एक प्रोडक्ट बन रही है, एक प्रोडक्ट का गैस होना लाजमी है, अगर हमने खुद से नहीं निकालना ना, हाँ। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को एक खास टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो ये तहलील हो जाता है। तो देखिए, ये तहलील होने वाला लफ्ज़ ऊपर भी आया। तहलील का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड टूटकर 2 कंपाउंड्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। जैसे वहां पर अमोनिया तहलील होकर वापस आ रही थी, मैं आपको बताता हूं, जैसे उसमें अमोनिया टूटकर वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में आ रही थी ना, ये रिवर्स आ रही थी, ठीक है। तो उसमें एक चीज टूटकर 2 में तब्दील हो रही थी, ये नीचे वाला तीर रिवर्स है, ठीक है। और जबकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट तहलील हो रहा है या टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें गैस है, नीचे इसकी जो फिजिकल हालत है वो G लिखी हुई है, ठीक है। अब इसका होगा क्या, क्योंकि बर्तन का मुंह खुला होगा या बर्तन खुला होगा ना, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोडक्ट बन रही है ना, ये ऊपर खारिज हो जाएगी, यानी कि हवा में उड़ जाएगी, हवा में जज़ब हो जाएगी, वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो अगर ये हवा में जज़ब हो जाएगी फिर कैल्शियम ऑक्साइड ही रह जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्ट करने के लिए नहीं रहेगी, फिर वापस ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे, रिवर्स ये नहीं आ पाएंगे अगर ये खुले बर्तन में हम कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर ऊपर वाला रिएक्शन एक खुले बर्तन में किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर हवा में शामिल हो जाएगी और रिएक्शन खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। ये रिएक्ट नहीं करेगी ना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वापस आने के लिए, तो इस वजह से ये उड़ जाएगी, तो रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। इसके बरक्स अगर रिएक्शन एक ऐसे बर्तन में किया जाए जो ऊपर से बंद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आई ना, अगर बंद बर्तन है तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जज़ब नहीं होगी, अंदर ही रहेगी बर्तन में, तो फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में रिवर्स आ जाएगी, नीचे वाला तीर रिवर्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर प्रोडक्ट गैस हो तो बर्तन बंद होना चाहिए तभी वो रिवर्स आएगा, अगर बर्तन खुला है तो जो गैस प्रोडक्ट में बनेगी वो उड़ जाएगी, वो फिर रिएक्ट नहीं कर पाएगी वापस रिवर्स आने के लिए, ठीक है। तो फिर रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, कीमियाई तब्दीलियों के अलावा बस तबई तब्दीलियां भी रिवर्सिबल हो सकती हैं, यानी कि कुछ फिजिकल तब्दीलियां होती हैं, जैसे रंग तब्दील हो गया, डेंसिटी वगैरह तब्दील होगी, तो वो भी रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि वो भी वापस आ सकती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड, कॉपर सल्फेट पेंटा, ये 5 को ना पेंटा पढ़ते हैं, और ये जो H2 है ना, इसको हम हाइड्रेट पढ़ते हैं। हाइड्रेट का मतलब पानी है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड नीले रंग का एक अहम साल्ट है, तो इसका रंग जो है वो नीला होता है। जब ये साल्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। चलें जी, गर्म किया यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सफ़ेद हो गया, नीले से सफ़ेद हो गया। ये तबई तब्दील हुई है ना, ये तबई तब्दीली है क्योंकि रंग तब्दील हो रहा है, तो जो रंग है वो एक तबई तब्दीली होती है, वो कीमियाई तब्दीली नहीं होती, ठीक है। ये तबई तब्दीली जैल में दर्ज इक्विलिब्रियम की वजह से वकूफ़ पज़ीर होती है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये मतलब पानी, इसके जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अलहदा हो जाएंगे,
तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा, यानी कि ये हाइड्रेटेड अब नहीं रहा, इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं, तो इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो इसका नीला है और इसका सफ़ेद है, ठीक है। और फिर जब ठंडा करेंगे तो वापस ये नीला हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना, नीले से सफ़ेद बनेगा, गर्म करके अगर टेम्परेचर फिर कम करेंगे तो वो सफ़ेद से वापस नीले में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तबई तब्दीली है और ये भी रिवर्सिबल है, यानी कि नीले से सफ़ेद, सफ़ेद से फिर नीला, ठीक है। जब सफ़ेद रंग का कॉपर सल्फेट हवा में से नमी जज़ब करेगा तो दोबारा नीला हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही सफ़ेद है ना, हाँ, और अगर हमने इसको ठंडा मतलब किया या थोड़ा टेम्परेचर कम किया तो ये पानी को दोबारा जज़ब कर लेगा, हवा में से पानी को जज़ब कर लेगा, तो फिर ये हाइड्रेटेड बन जाएगा। तो हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस, फिर एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बन जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट की तरह कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड ये CO कोबाल्ट का सिंबल होता है, Cl2 क्लोराइड है, कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्सा, हेक्सा या हेक्सा हम ना 6 को बोलते हैं, और हाइड्रेट जैसे आपको बताया पानी को बोलते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट का रंग गुलाबी है, इसका रंग गुलाबी होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये नीले रंग के एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब यानी कि उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड यानी कि सिर्फ COCl2 रह जाएगा ना, क्योंकि ये निकल जाएगा एनहाइड्रस में, पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो COCl2 जो है ये कोबाल्ट क्लोराइड या एनहाइड्रस होता है, इसमें तब्दील हो जाएगा और इसका रंग नीला होता है और पहले ये रंग गुलाबी होता है। तो अब ये देखें, इसका रंग गुलाबी है, हमने इसको गर्म किया, ये नीला हो गया, और फिर जब ठंडा करेंगे तो हवा में से ये नमी जज़ब करके वापस गुलाबी में तब्दील हो जाएगा। तो ये तबई तब्दीली है, जो रंग तब्दील हो रहा है। ये भी देखें ना स्टूडेंट्स के रिवर्स आ रहा है, पहले फॉरवर्ड गया यानी कि गुलाबी से नीला हुआ और फिर नीले से रिवर्स होकर वापस गुलाबी आ गया। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये असल में तबई तब्दीली की रिवर्स आना है। तबई तब्दीली भी रिवर्सिबल होती है, ठीक है, जैसे रंग हो गया, डेंसिटी वगैरह होगी। तो ये एनहाइड्रस है, ये बहुत कम पानी, अगर 2 पहले पानी के मॉलिक्यूल्स ये जज़ब करेगा ना तो उस वक्त ये बनफशी रंग का होगा, ठीक है। यकदम गुलाबी, गुलाबी का तो 6 बार होना है ना, उसने हमने देखा कि 6 बार गुलाबी होगा, तो पहले 2 करेगा तो रंग थोड़ा सा तब्दील करेगा बनफशी, ठीक है। फिर 4 मजीद करेगा 2 में, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे, अब ये पूरा गुलाबी बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू करने के लिए रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया जाए तो रिएक्शन पहले सिर्फ फॉरवर्ड सिमत में चलेगा, कुछ अर्सा बाद जब प्रोडक्ट्स का इर्तिकाज काफ़ी बढ़ जाएगा तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स सिमत में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो पहले वो फॉरवर्ड यानी कि प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और जब प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो वापस रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट तेज़ होता है और रिवर्स का बाद में आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है, पहले 0 होता है रिवर्स का, ठीक है। ये रिएक्शन दोनों सिमतों में चलेगा जब तक कि फॉरवर्ड सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट रिवर्स सिमत में चलने वाले रेट के बराबर ना हो जाए। दूसरे अल्फाज में रिएक्शन का फॉरवर्ड सिमत में चलने की वजह से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद जितनी कम होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन की पिछली सिमत में चलने की वजह से बन जाएंगे। यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा तो उस वक्त जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स वापस तहलील होकर या आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। दोनों का रेट बराबर है, फॉरवर्ड बाएं से दाएं और रिवर्स दाएं से बाएं, ठीक है। तो उस हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए। ये बात आपने याद रखनी है। इक्विलिब्रियम का मतलब तवाज़ुन होता है, बराबरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही सूरत हाल होगी। इस हालत में हम कहते हैं कि रिएक्शन ने केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत को इख्तियार कर लिया है। चूंकि इस हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स का इर्तिकाज़ मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि रिएक्शन बज़ाहिर रुक गया है, लेकिन दरअसल सूरत हाल कुछ इस तरह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में ही भी चल रहा होता है और रिवर्स सिमत में भी चल रहा होता है, लेकिन वो बराबर उनका रेट हो जाता है। हमें ऐसे पता चलता है कि वो रुका हुआ है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे थे उसी वक्त उतने प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे होते हैं। तो हमें कोई ओवरऑल चेंजिंग नजर नहीं आती। जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक जितने रहते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक जितने रहेंगे, लेकिन असल में वो रिएक्शन हो रहा होता है। हमें वैसे पता चलता है कि रिएक्शन रुका हुआ है। रिएक्शन के दोनों सिम्पटों में चलने के रेट्स इस हालत में बराबर हो जाते हैं, इसलिए रिएक्शन की इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इस हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इर्तिकाज मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक आपने तारीफ करनी है। आप देखते हैं कि कहाँ से हम ऊपर मजीद थोड़ा सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये सारी लंबी तारीफ तो उसकी काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, तो मैं आपको निशान लगवाता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से ना ऊपर से आप याद रख लें कि फॉरवर्ड सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट रिवर्स सिमत में चलने वाले रेट के बराबर हो जाता है, वाले के रेट के बराबर हो जाए या हो जाता है। इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। पहले ये लिखिएगा, फॉरवर्ड सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट रिवर्स सिमत में चलने वाले रेट के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद यहां से आइएगा, आगे लिख लीजिएगा यानी रिएक्शन के, इधर लिखिएगा यानी
यानी रिएक्शन के दोनों सिमटों में चलने के रेट्स इस हालत में बराबर हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन की इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर से वो बात याद रखिएगा, एक ऐसी हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों सिमटों के जो रेट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं, और इस हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अर्तकाज मुश्किल हो जाते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये दोनों चीज़ें आपने ना इसकी तारीफ में याद रखनी है। ठीक है, और बाकी जो बातें बताई हैं वो आप याद रख सकते हो कि जितने मालिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हैं उसी वक्त उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल हमें उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही होती, हमें ऐसे पता चलता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन असल में रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता, सिर्फ वो बराबरी की हालत में आ जाता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास मशक है, इस दुनिया में पानी की 3 हालतों के दरमियान जो डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है उसकी हमने वजाहत करनी है। ठीक है, तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस दुनिया में पानी 3 हालतों में पाया जाता है, यानी ठोस, माया और गैस में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 3 हालतें कौन सी हैं, ठोस, माया और गैस पानी की। ठीक है, जो ठोस है वो बर्फ़ है, माया तो आपको पता है हम जो पानी पीते हैं वो माया लिया लिक्विड फॉर्म में होता है, और गैस जो है वो आबी बहारात होते हैं। ठीक है, इन तीनों हालतों के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है, यानी जितना पानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है उतना पानी दूसरी हालत से वापस पहली हालत में तब्दील हो जाता है। तो यही तो बराबरी है, यही तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नीचे अगर आप देखो ना, ये सॉलिड है, एस फॉर सॉलिड है, ये वाटर सॉलिड है और ये चेंज हो रहा है वाटर लिक्विड में, यानी कि जो बर्फ है वो माया पानी में तब्दील हो रही है और उतना माया पानी वापस बर्फ में या सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। ठोस से माया, माया से ठोस बराबर हैं ये। ठीक है, इसी तरह से नीचे अगर हम पानी को बॉयल करें तो वो गैस में तब्दील होते हैं या वाटर वेपर्स बनाते हैं, तो जितना पानी माया गैस में तब्दील होता है उतनी गैस जो या उतने वाटर वेपर्स जो है वापस लिक्विड में या माया शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। तो इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने पहले याद रखनी है, फिर ये दोनों इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद ना स्टूडेंट्स ये फिक्रा एंड पर लिख देना है कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है ये आबी चक्कर के जरिए कायम रहता है। आबी चक्कर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो वो माया में तब्दील होता है, और माया पर जब फर्दर धूप पड़ती है या वेपरेशन होती है ना, हाँ, तो वो गैस या वेपर्स में बहरात बनकर ऊपर आसमान में बादलों में चले जाते हैं। फिर बादलों से बारिश होती है तो वापस लिक्विड में आ जाता है, और फिर लिक्विड जमकर वापस बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो ये इसको हम आबी चक्कर बोलते हैं, पानी का नीचे से ऊपर जाना बारिश के जरिए फिर नीचे आना, सो इसको हम आबी चक्कर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है। ये 2 को डाई पढ़ना है, डाई नाइट्रोजन, और 4 को टेट्रा पढ़ते हैं, टेट्रा ऑक्साइड। ओ फॉर ऑक्सीजन है तो इसको हम ऑक्साइड पढ़ते हैं। एक बेरंग गैस है, यानी कि ये जो है ये रिएक्टेंट है, इसका कोई रंग नहीं है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन रंग की NO2 गैस में तब्दील हो जाती है, तो ये ब्राउन रंग की गैस बनेगी। अगर N2O4 गैस को एक बंद बर्तन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो बताइए कि मिक्सचर का रंग कैसे तब्दील होगा। तो इसका रंग हमने देखना है कि कैसे तब्दील होगा स्टूडेंट्स। तो चलें देखते हैं, इसका भी मैंने लिखा हुआ है, आसान ही है ये, बस समझना है आपने। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो इक्वेशन हमने अपने सामने रख ली है। तो जब रिएक्शन का आगाज़ होगा तो मिक्सचर बेरंग होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ही होगी, ये जो गैस है। अब क्योंकि अभी शुरू हुआ है ना, अभी अभी हमने, तो उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स ही हैं, अभी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनी कि वो ब्राउन, तो इस वजह से ये बेरंग है। शुरू में जब आगाज़ हुआ है तो शुरू में इसका रंग मिक्सचर का बेरंग होगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स अभी नहीं बने। फिर जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो NO2 बनने की वजह से मिक्सचर का रंग ब्राउन हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसका रंग, मतलब ये जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा ना, हाँ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी तो वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की हालत में हल्का ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर होते हैं। तो उस वक्त जब ब्राउन बनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो वापस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में आएगी, ये तो बेरंग है। तो अगर बेरंग को और ब्राउन को मिलाएंगे तो हल्का ब्राउन होगा। जब इक्विलिब्रियम की हालत होगी उसमें ये दोनों मौजूद होंगे ना, हाँ, तो उसमें सिर्फ ब्राउन नहीं है बल्कि हल्का ब्राउन है इस बेरंग की वजह से। ठीक है, तो जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम की हालत अचीव हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये रंग तब्दील नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हमेशा ये इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा, तो फिर रंग ने तब्दील नहीं होना, फिर वो हमेशा के लिए हल्का ब्राउन है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने याद रखना है कि पहले बेरंग होगा, फिर ब्राउन होगा, और फिर हल्का ब्राउन हो जाएगा, और हल्के ब्राउन पर आकर वो मुश्किल रंग उसका ठहर जाएगा एक जगह पर, फिर वो तब्दील नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में हम पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में आने के लिए कितना वक्त लेता है, इसका अनुसार इस रिएक्शन पर और उन कंडीशंस पर है जिन पर वो वकूअ पज़ीर होता है।
यानी कि कितनी देर में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर हो जाएंगे, उसका इन्हिसार जो है वो उस रिएक्शन पर और उन कंडीशंस पर है। कंडीशंस है कि टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, प्रेशर कितना है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि फॉरवर्ड सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट रिवर्स सिमत में चलने वाले रेट के बराबर हो जाए। वो तो हमने चले देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स सिमत में चलने वाले रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये वही तारीफ वाली बात आ गई है, ये दोनों रेट्स फौरन बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, ये ना दोबारा इधर से याद रख लीजिएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड सिमत में चलने वाला रिएक्शन है उसका रेट जो रिवर्स सिमत में चलने वाला रिएक्शन है उसके रेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर हो जाता है, और ये दोनों रेट्स फौरन बराबर नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा कुछ वक्त गुजरने के बाद ही मुमकिन होगा। यकदम से डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पहले रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे और काफ़ी टाइम लगेगा उन दोनों को बराबर होने के लिए। अगर किसी रिएक्शन का रेट बहुत कम है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंचने के लिए उसे कुछ वक्त दरकार होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई रिएक्शन स्लो है, यानी कि वो रिएक्शन स्लो है, वो रिएक्शन बहुत, उसका रेट जो है वो कम है, तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, ठीक है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में अमोनिया गैस के बनने और इसके डिकम्पोज होने के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होने के चंद मिनटों बाद ही डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत पर आ जाएगा। बड़ी जल्दी ये इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंच जाएगा। जो पिछला हमने रिएक्शन देखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से जो अमोनिया बनती है, 400 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर देखा था वहां पर, ठीक है। तो वो बड़ी जल्दी इक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो रिएक्शन काफ़ी तेज़ होता है। ये जो कंडीशन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट आयरन हमने देखा था, ठीक है, Fe कैटलिस्ट हमने देखा। तो अगर ये कंडीशंस हम उसको देते हैं तो उसका रिएक्शन तेज होता है, रफ्तार तेज होती है, तो बड़ी जल्दी इक्विलिब्रियम की हालत तक हम पहुंच जाएंगे। इस तरह झैल में दर्ज इक्विलिब्रियम रिएक्शन 4 या 5 सेकंड्स में ही इक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये पानी जो है ये तहलील हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट या बिजली हमने इसको प्रोवाइड करनी है, तो फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तहलील होगा, और इतनी देर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले वो टूटेंगे ना, फिर दोबारा मिलकर ये पानी बनाना शुरू कर देंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर सिर्फ 4 या 5 सेकंड्स में हो जाएगा, बड़ी जल्दी। जैसे ही वो उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे वो वापस बनाएंगे और दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 4 या 5 सेकंड्स में।